साथी अनुज तिवारी, आवाज़ ए होप फॉर मैन एनजीओ से। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डाउरी केसेस से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। इससे आपको अपने केस लड़ने में मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। CRPC 125, सेक्शन 24, डाइवोर्स, डाउरी केस यानी 498A, सभी के बारे में लीगल जानकारी दी जाती है समय समय पर। इसलिए जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। जी हाँ, बहुत से भाइयों का हमारे पास कॉल आई, व्हाट्सएप मैसेज आए कि सर एक सेक्शन 9 पर भी वीडियो बना दीजिए, या सेक्शन 9 का केस हमको अपनी पत्नी पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी पत्नी मायके में बैठी हुई है और अपने ससुराल वापस नहीं आ रही है, क्या उस पर हमको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए? 9HM का, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं, इसी के बारे में बताते हैं कि हमको अपनी मायके गई हुई पत्नी पर सेक्शन 9 का केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आइए चलते हैं, अब बताते हैं कि पत्नी पर सेक्शन 9 का केस हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो जिन भाइयों की पत्नी मायके में गई हुई हैं और वो अपने ससुराल वापस नहीं आ रही हैं, लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो वापस नहीं आई हैं, तो उन भाइयों को सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी पत्नी को गए हुए 1 साल हो गया है और वो आपके पास वापस नहीं आ रही हैं, तो आपने उसको बुलाने के लिए क्या प्रयास किया, लीगल क्या प्रयास किया? न्यायालय आपसे यह जवाब मांगेगा, आपने लीगल क्या प्रयास किया? कहाँ आपने दायर किया कि मैंने अपने पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश की है? यदि आप पर उसने 498A का केस डाला हुआ है या और भी कई अन्य मुकदमे डाले हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं साहब मैं दहेज के लिए उसको वापस नहीं बुला रहा था? आपकी पत्नी यही तो आरोप करेगी कि ये हम मुझसे दहेज मांगते हैं, मारते पीटते हैं, हमको घर में नहीं रखते हैं। यही बातें तो आपसे बोलेगी कोर्ट में जाके। तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि नहीं साहब मैंने तो उसको लाने का पूरा प्रयास किया था, ये अपनी मर्जी से नहीं आ रही थी, अपनी मर्जी से मायके गई हुई है, स्वतंत्र विचारों के चलते हुए अपनी मर्जी में बैठी हुई है, ये हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती है, आप ये बोलेंगे वहाँ पे? तो ये साबित कैसे करेंगे? तो आपको सेक्शन 9 का केस जरूर दाखिल करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि हमारी पत्नी, हम सेक्शन 9 का केस डालेंगे, उसमें वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देगी। तो भाइयों, सेक्शन 24 के एप्लीकेशन से क्यों डरे हैं आप? अगर सेक्शन 24 से मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का केस दाखिल किया, उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लग गई, तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन उसने लगा दी। अगर वो सेक्शन 24, अगर आप सेक्शन 9 नहीं डालते हैं, वो सेक्शन 24 नहीं लगाएगी, क्या इसके बावजूद क्या वो 125 का केस इसको आपके ऊपर नहीं डालेगी? क्या वो DV एक्ट का केस आपके ऊपर नहीं डालेगी? उसमें भी तो भरण पोषण चलता है। तो भरण पोषण जब आप CRPC 125 में देंगे, DV एक्ट के तहत देंगे, तो फिर सेक्शन 24 में क्यों देंगे? आप कोर्ट में बोलिए, न्यायालय में बोलिए कि साहब इन्होंने CRPC 125 का भी केस मेरे ऊपर दाखिल किया हुआ है, DV एक्ट का भी केस दाखिल किया हुआ है, और अब तो रजनेश वजर नेहा का जो एक जजमेंट आया हुआ है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि किसी भी एक ही मुकदमे में आप भरण पोषण की राशि अदा करेंगे, सभी में नहीं करेंगे आप। तो जब CRPC 125 का आपके ऊपर दाखिल है या DV एक्ट का आपके ऊपर दाखिल है, तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाते कि मान्य ही नहीं होगी ना। वो तो आप बोलिए कि CRPC 125 में मैं इतने 1000 रुपये इनको पे कर रहा हूँ या इतने 1000 रुपये इनका भरण पोषण उसमें बंद चुका है, तो सेक्शन 24 की क्यों एप्लीकेशन फिर मान्य होगी? सेक्शन 24 की एप्लीकेशन की वजह से आप सेक्शन 9 का केस, अपने हक का केस मत छोड़िए, सेक्शन 9 का केस जरूर दाखिल कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक पावर का केस है। आप जिस समय वो केस जीत जाएंगे तो आप कम से कम हर जगह ये बोल सकते हैं कि साहब सेक्शन 9 का केस में मैंने बुलाने का अथक प्रयास किया, लेकिन मोहतरमा नहीं आई, अपनी मर्जी से मायके में रह रही हैं, ये हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हैं, किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहती हैं। इसलिए सभी भाई, जो भी भाई
इन पत्नी पीड़ित हैं या पत्नियों से अपने परेशान हैं और मायके गई हुई पत्नी हैं, तो वो भाई सेक्शन 9 का केस जरूर करें, अर्थात 9HM का केस जरूर करें। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 का केस अपने वाइफ पर जरूर करें। यदि किसी भाई को पिटीशन बनवाने में कोई भी तकलीफ हो रही हो तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको पिटीशन कॉपी बनवा कर दे दूंगा। हमारे संस्था में काफ़ी एडवोकेट लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। काफ़ी हमारे ऐसे सीनियर भाई लोग हैं जिनके केस चलते हुए आज 5-5 साल हो गए हैं, तो उनको पूरा डाउरी केसेस में नॉलेज हो चुका है। कोई भी समस्या हो, कोई भी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर वो चीज़ बताएं, उनके समस्या का समाधान किया जाएगा। और हाँ, मैं प्रत्येक रविवार को 11 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ। डाउरी केसेस से संबंधित कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको केस लड़ने में मदद होगी। वो भी हस्बैंड फेवर की हमेशा बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है आवाज़ ए होप फॉर मैन, अर्थात पुरुषों के लिए एक आशा आवाज़। यदि उत्तर प्रदेश जिले से कोई भी भाई हमारे संस्था से, एनजीओ से जुड़ना चाहता है, वह एनजीओ के थ्रू कोई कार्य समाज सेवा करना चाहता है या अपने ज़िले में मीटिंग करना चाहता है, तो वह हमारे संस्था से जुड़े और उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से कोई भी पद ले सकता है और अपने ज़िले में वह कार्य कर सकता है, पुरुषों के लिए एक आवाज़ उठा सकता है। वहाँ पे हर संडे को मीटिंग कर सकता है। हमारा जो ये आवाज़ ए होप फॉर मैन संस्था है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसलिए जो भी भाई ऑल इंडिया से जुड़ना चाहता है वह मेंबरशिप ले सकता है और उत्तर प्रदेश के ज़िले से कोई भी अगर पद लेना चाहता है तो पद ले सकता है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क करें। एक बार मैं अपना नंबर बोले भी दे रहा हूँ, 7668104556 पर संपर्क करें। और यदि अपने डाउरी केसेस से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सूचना दें कि हमको हमारे डाउरी केसेस में इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस चीज़ का वीडियो बना के आपके सामने तक ले जाऊंगा, क्योंकि आपको फ़ोन पर अगर मैंने वो चीज़ बता दिया तो वो केवल आपका बेनिफिट होगा, और मैं अगर यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पे अपना वीडियो डालूंगा तो लाखों भाइयों का भी हित होएगा। इसलिए जो भी भाइयों को जो भी समस्या हो रही हो वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय भारत।